वहाँ क्या राज था। वहाँ क्या राज था, भाग 8, पार्ट 3, पार्ट 3। पहले तो वो डर गई कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, कहीं अकेली औरत को देखकर दबोचने आ गया हो, क्योंकि उसका बेटा तो अकेला ऊपर जा नहीं सकता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हाथ में डंडा लेकर और मन को कड़ा करके कांपते पांव से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वह आधी सीढ़ियां ही चढ़ी पाई थी कि अचानक से उसके कांपते हाथों से डंडा छूट गया। जब उसने ऊपर के दृश्य देखा तो ऐसा क्या देख लिया था कल्लू की बीवी ने, काका, जो वो इतना घबरा गई। अमन की उत्सुकता चरम पर थी। अरे बबुआ, राम किसी को भी ये ना दिखाए। उसने देखा उसका 14 साल का बेटा औरतों की तरह साड़ी ब्लाउज पहने और पूरा श्रृंगार करके खड़ा है, और उसने बड़ा सा टिकुला लगा रखा था। वह किले की तरफ मुंह करके खड़ा था और उसकी आंखों से झमाझम झमाझम आंसू बह रहे थे। कल्लू की घरवाली ने जब अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, बेटा, ये क्या पहन रखा है तुमने? तभी वह तुनक कर बोला, तुमसे मतलब दुनिया को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कल्लू की घरवाली बुरी तरह से डर गई थी। उसने तुरंत नीचे आकर अपने घर को ताला लगाया और एक पहुंचे हुए ओझा को लेने निकल पड़ी। घर से वह भागती हुई ओझा जी को बुला लाई। फिर उन ओझा जी ने अपनी विद्या द्वारा उस हिजड़े की आत्मा को कल्लू के घर के शरीर से निकाला। तभी एक और व्यक्ति बोला, भाई, इन बिरादरी वालों का साप बहुत बुरा होता है। ये नाराज हो जाएं तो खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। हाँ, सुना था मैंने हरिहर दादा से कि पहले कि किले में एक महल है। हाँ, सुना था मैंने हरिहर दादा से कि किले में एक महल है, राजा शमशेर सिंह का। सुना है वहाँ कुछ घटित हुआ था, तभी से ये किला शापित है। जो कोई भी उस किले में जाता है पागल होकर ही बाहर आता है। चाय की स्टॉल पर लोग आपस में बात करने लगे थे। अमन को लगने लगा था कि अब की बार बहुत ही ताकतवर शक्ति से पाला पड़ा है। उसने मोबाइल में समय देखा तो पता चला कि 7 बज चुके थे। अमन ने हवेली की ओर वापस चलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि आज टैंकरों की व्यवस्था करनी थी।
वहाँ पर मरम्मत का काम करने के लिए पानी की जरूरत तो पड़नी ही थी। वहाँ से उठने से पहले अमन ने ये पूछ लिया था कि ये सब कहाँ मिलेंगे। वह हवेली आ गया तो देखा विनोद बेचैनी से टहल रहा था। अमन को देखते ही विनोद उसकी ओर दौड़ा। सर, आप कहाँ चले गए थे? अरे रे रे, कहीं नहीं, बस सुबह सुबह नींद उचट गई थी तो गांव की ओर चला गया था, ताकि पता चले जो बात किले के विषय में उड़ी हुई है वह कहाँ तक सच है। तो कुछ पता चला सर? विनोद, तुम एक बार मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर अमन अपने कमरे में चला गया। विनोद असमंजस में था कि ऐसी क्या बात करनी है जो सर को, जो यहाँ नहीं कर रहे हैं, स्पेशल कमरे में बुलाया है। वह भी पीछे पीछे चला गया। उसने देखा अमन बड़ी ही बेचैनी से कमरे में घूम रहा था। उससे देखकर विनोद बोला, सर, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ हाँ विनोद, आओ बैठो, तुमसे बात करनी है। जब मैं दिल्ली से नवलगढ़ की ओर चला था तब से मेरे साथ बड़ी ही अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा क्या घटित हो गया सर? रास्ते में ट्रेन में एक भंवरी नाम की किन्नर हमारे डिब्बे की खिड़की से लटक रही थी। मुझे लगा ट्रेन में जल्दबाजी में चढ़ने को चक्कर में ये औरत खिड़की से लटक गई है। मैंने उसे अंदर आने को बोला तो वो एक क्षण में मेरे सामने बैठी थी। वो एक तरफ देख रही थी, शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने औरत समझकर ज़्यादा बात नहीं की और लेट गया। कुछ क्षणों बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था वहाँ और डिब्बे की सिटकनी भी अंदर से लगी हुई थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो एक आत्मा थी? हाँ विनोद, वो एक आत्मा ही थी और ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। रात वो मेरे सपने में भी आई थी और कह रही थी कि बाबू साहब, सच की खोज करना और ये देखना कि लोग किस हद तक निर्मम हैं। तभी मैं हड़बड़ा कर उठ गया था। फिर सोचा थोड़ा टहल आऊं। रास्ते में मुझे उसी की टोली का सारंगी वादा गमछू मिला और देखते ही देखते वो जंगलों में उझल हो गया। गमछू का नाम सुनकर विनोद को जैसे करंट सा लगा। वो हड़बड़ा कर बोला, क्या नाम बताया आपने सर? गमछू। पर सर, गमछू नाम का एक सारंगी वाला तो हमारी गाड़ी में भी बैठ कर आया था। नवलगढ़ से 2 स्टेशन पहले ये कच्चे रास्ते पर खड़ा था। हमारी गाड़ी को देखकर इसने हाथ हिलाया लिफ्ट के लिए। हमने भी सोचा बेचारा बूढ़ा है, कहीं जाना चाह रहा होगा, इसलिए हमने उसे गाड़ी में बैठा लिया था। उसी ने हमें इस हवेली का नाम बताया था। फिर अचानक से रोने लगा तो मैंने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो वह बोला, साहब, तुम्हारी बाई सा खू गुम गई है। बाई ना ढूंढन जा रहिया हूँ।
क्या नाम है तुम्हारी बाई साका? कोई फोटो वोटो हो तो हमें दे दो, अगर हमें मिल जाएगी तो हम उसे बता देंगे कि गमछू तुम्हें ढूंढ रहा है। विनोद याद करते हुए बोला, सर मेरा इतना ही कहना था कि तभी गमछू ने हमें गाड़ी रोकने को बोला और नीचे उतर गया और बोला, थे कैया ढूंढोगे साहब, वो तो सदियों से मनने ही कोनी मिल रही है। ये कहकर वो अचानक से गायब हो गया। हम सब देखते ही रह गए। काफी देर तो हम सकते में रहे, काफी देर तो हम सकते में रहे कि ये था क्या। अमन हैरान रह गया कि वही गमछू विनोद को भी मिला था, जिससे वो अभी अभी मिलकर आ रहा है। आखिरकार ऐसा क्या घटित हुआ है उस किले के महल के अंदर? और ये भौंरी कौन है जिसकी आत्मा सदियों से भटक रही है? और लोगों का कहना है कि जो भी किले के अंदर आता है वो जब बाहर आता है तो पागल हो जाता है। अमन को अपनी चिंता तो नहीं थी, लेकिन वह अपने स्टाफ के लिए डर रहा था। तभी उसे एक उपाय सूझा। कहानी अभी जारी है। कहानी अभी जारी है। अमन ने गुरु माता से एक विद्या सीखी थी। उसके मंत्र पढ़ने से और जहाँ व्यक्ति काम कर रहे हों वहाँ सुरक्षा घेरा बना देने से कोई बुरी आत्मा पास नहीं भटकती। ये मन ही मन सोचकर विनोद को सारे स्टाफ को तैयार होने को बोलकर अमन नहाने चला गया। विनोद ने भी हवेली के आंगन में आकर स्टाफ को रेडी होने को बोल दिया और स्वयं भी तैयार होने चला गया। सभी के मन में एक हलचल सी हो रही थी कि ना जाने किले के अंदर का वातावरण कैसा होगा। अमन और विनोद तो क्या, स्थानीय मजदूरों ने भी वहां जाकर नहीं देखा था कि अंदर क्या है। पर सरकार बार बार इस प्रोजेक्ट में असफल हो रही थी और कोई भी वहां काम करने को तैयार नहीं था। इसलिए डबल दिहाड़ी का लालच देकर मजदूरों को काम पर बुलाया गया था और ये पापी पेट भी इस लालच में आ गया। उनका कि ये पता होते हुए कि वहाँ जान का जोखिम है, फिर भी मजदूर काम करने को राजी हो गए थे। विनोद और अमन ने नाश्ता किया, फिर सब मजदूरों को लेकर किले की ओर चल पड़े। रास्ते में पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी थी, तो विनोद पहले ही अमन से पता लेकर निकल गया था। अमन और सभी मजदूर किले की ओर जा रहे थे। अमन देख रहा था कि सुबह जब वो इस रास्ते पर आया था तो बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था ये रास्ता, लेकिन अब बिल्कुल सामान लग रहा है, सामान लग रहा था जैसे आम राजस्थानी इलाका, लेकिन फिर भी एक गजब का आकर्षण था उस जगह में। चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ, कहीं झड़बेरी तो कहीं कटीली झाड़ियां थी जिस पर रंग बिरंगे फूल लगे थे। बरसाती नालों से सिंचित कहीं कहीं बड़ी ही अच्छी हरियाली थी।
हवेली से निकलकर रास्ता पगडंडी जैसा होता हुआ नीचे गांव की ओर जाता था, फिर वापस चढ़ाई पर जाकर किले की ओर रास्ता चला जाता था। हाँ, किले की ओर कोई जाता ही नहीं था, तो वहां झाखंड ज्यादा ही उगे हुए थे। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो अपनी ओर खींच रहा था। अमन ने मजदूरों के साथ किले की ओर जाने वाले रास्ते की चढ़ाई शुरू कर दी। वह थोड़ी ही दूर चला था, किले को नजदीक से देखकर अमन के मुख से अचानक ही निकल गया, वाट ए अमेजिंग साइट यार। मजदूरों का ये हाल था कि डर के मारे पांव कांप रहे थे, लेकिन पेट की भूख उन्हें आगे चलने को मंजूर कर रही थी। कहते हैं समय को कोई रोक नहीं सकता, वह विरल बहता रहता है। लेकिन नवलगढ़ के किले को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं ठहर गया है, जो राजा शमशेर सिंह के समय में था। वहीं वक्त जैसे अभी भी चल रहा हो। जो मजदूर काम के लिए जा रहे थे, उनमें से कुछ आपस में बात कर रहे थे कि देखो हमारे साथ क्या होता है, बचकर अपने घरों तक लौट भी पाएंगे या नहीं। उनको इस तरह से मन छोटा करते देख कर अमन उस सब से मुखातिब होते हुए बोला, आप लोग किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं ये झाड़ फूंक वाली सभी विद्याओं में माहिर हूँ। मैं आप लोगों को एक रचा सूत्र दूंगा, आप सब बांध लेना, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे मजदूरों को कुछ आश्वासन मिला। इतनी देर में विनोद भी 5-6 टैंकरों को लेकर पहुंच गया। उसने वाटर सप्लाई वाले को बोल दिया था कि पानी खत्म होते ही दूसरे टैंकर मंगा लिए जाएंगे। पूरा नवलगढ़ उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। उस गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, बस बड़े बूढ़े और कुछ औरतें ही थी। जवान लड़के तो शहरों की ओर चले गए थे नए काम धंधों की तलाश में। बड़े बूढ़े जो नवलगढ़ के किले गए स्थापित होने को जानते थे, वे बड़े ही अचरज से उन्हें देख रहे थे। बहुत से झुंडों में फुसफुसाहट जारी थी। ये सरकार भी जानती मानती ही ना है। किन्ने लोग की जान तो किला ले लिया है, पन सरकार को तो जुनून सवार है कि किले को सुधारना ही सुधारना है। ये भी तो किसी माई के लाल हैं, अपनी जान जोखिम में डाल कर एक बार फिर से जा रहे हैं।
सभी लोग बेचारगी की नजरों से अमन और मजदूरों को देख रहे थे। अमन ने देखा किला अपनी भव्य शान से खड़ा था। मोटे मोटे बलुआ पत्थरों से बना अपने समय किसानों शौकत को बयां कर रहा था। वे लोग चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। अमन ने महसूस किया कि रास्ते के दोनों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं और दूर किले की तलहटी पर भी बहुत सी जंगली झाड़ियां उग रही थी। अमन ने सबसे पहले मजदूरों को वो झाड़ियां साफ करने को कहा ताकि चिनाई के काम के लिए जो पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई थी वो आराम से वहाँ खड़े हो सकें। साथ ही दोपहर को आराम करने के लिए 2-4 तंबुओं का भी इंतजाम करना था। कुछ किले के अंदर लगने थे तो कुछ बाहर, इसीलिए झाड़ियों का साफ होना जरूरी था। सभी मजदूर काम पर लग गए और 2 घंटे में ही सब कुछ साफ सुथरा हो गया। वहाँ टैंकरों को खड़ा करके तंबू तान दिए गए। अमन और विनोद थोड़ी देर सुस्ताने के लिए उनमें जाकर बैठ गए। किले के मुख्य दरवाजे को देखते हुए अमन बोला, अभी तक तो सभी सही चल रहा है विनोद, बस मैं अभी थोड़ी देर में ये किले का मुख्य दरवाजा जो लोहे की सलाखों से बना है उसे खोल दूंगा। दूर से देखने पे लगता है शायद उस सुअभिमंत्रित धागों से बांधा गया है। जिस प्रकार धागे लिपटे हुए हैं उससे तो यही लग रहा है कि लोगों में इस किले के लिए बहुत ही खौफ है। सुबह उससे चाय की दुकान पर भी जब लोगों को ये पता चला कि हम किले की मरम्मत के लिए आए हैं तो सभी लोग सहम से गए थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि किले के विषय में थोड़ा बहुत एक बूढ़ा आदमी है हरिहर, वो जानता है। कल उसके पास जाकर पता करूँगा कि आखिर क्या माजरा है। जी सर, वैसे थोड़ा सा डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम डरने लगे तो बेचारे मजदूर तो बिल्कुल हिम्मत हार जाएंगे। हाँ विनोद, ये हमेशा याद रखना कि डर के आगे जीत होती है। ये कहकर अमन किले के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े चला। कहानी अभी जारी है। अमन उठा
और किले के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने घड़ी में देखा दोपहर का 1:30 बज चुका था। सभी मजदूर भी सुस्ता चुके थे। कुछ मजदूर के साथ उनकी घर वालियाँ भी थी। वो कहीं हवेली से ही रोटी बना कर लाई थी। उन सब ने दोपहर का भोजन किया और दोबारा अमन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अमन दरवाजे के पास पहुंचा जो लोहे की लंबी सलाखों से बना हुआ था। कारीगरी का इतना अद्भुत नमूना अमन ने पहली बार देखा था। वैसे वो पुरातत्व विभाग में बहुत काम कर चुका था, लेकिन ये दरवाजा बड़ा ही अद्भुत था। लोहे की सलाखों वाले दरवाजे पर पीले लाल मौली के बहुत से धागे बंधे हुए थे और जो ताला पड़ा हुआ था उस पर लाल कपड़ा मौली से बंधा हुआ था। अमन समझ गया कि इस दरवाजे को अभिमंत्रित किया गया है ताकि जो आत्मा इसमें कैद है वो बाहर ना आ पाए और लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर अमन के दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये दरवाजा आत्माओं को बाहर आने से रोकता है तो भंवरी और गम चुकी आत्मा बाहर विचरण कैसे कर रही है। लगता है बहुत ही गहरा राज छुपाए हुए है ये किला। उसने दरवाजे पर बंधे धागों को खोलते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया तो वो सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सारे धागे खुल नहीं गए। अमन ने लोहे के दरवाजे पर बंधे धागे उसकी सलाखों से दोबारा बांध दिए और ताला जो जंग खा चुका था वह थोड़े की एक मार से ही टूट कर अलग हो गया। अमन ने उसे अभिमंत्रित दरवाजे को खोल भी दिया और उस पर जो क्रिया की गई थी उसे ज्यों का त्यों भी रहने दिया। मतलब अमन और उसके साथी किले में आ जा सकते थे, लेकिन वो बुरी आत्माएं जो गांव के लोगों को तंग करती थी वो अंदर ही रहे। ऐसा कुछ अमन ने कर दिया था। अमन और विनोद और कुछ मजदूर दरवाजा ठेल कर अंदर किले में चले गए। अचानक ही अमन के मुंह से निकला, आह क्या गजब की कलाकृतियां उकेरी गई हैं किले की दीवारों पर। जी सर, अब समझ आ रहा है सरकार इस किले की मरम्मत के पीछे क्यों पड़ी है। इंटरनेट पर तो इसका केवल बाहरी व्यू ही दिखाई देता है। सर सोचिए, अगर हम इसके अंदर के फोटो लेकर इंटरनेट पर डाल दें तो ठीक होने से पहले ही लोगों का तांता लग जाएगा। ये कहकर विनोद अपने साथ लाए कैमरों से फोटो लेने लगा। उसे सारे ही व्यू अच्छे लग रहे थे। किले में मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहां ठहर सा गया है। किले में बहुत से तालाब, मंदिर और महल थे। कोई रंग महल था तो कोई रानी का निवास। हर जगह राजस्थानी चित्रकला की और नक्काशी की छाप थी। हाँ माना रंग थोड़े धुंधला गए थे, लेकिन सब चीजें वैसे के वैसे ही थी। किले के बीचों बीच एक 3 मंजिला महल था जिसका दरवाजा नक्काशीदार लकड़ी का बना हुआ था।
दोनों दरवाजे पर नर्तकी हाथों में फूल लिए खड़ी थी और नीचे लिखा था पधारो सा। अमन को समझ आ गया कि कहीं ना कहीं यही राजा शमशेर सिंह की महल है। अमन ने जैसे ही वो दरवाजा अंदर की ओर धकेला तभी सभी की चीख निकल गई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों का झुंड ची ची करता हुआ दरवाजे से बाहर की ओर भागा। कहते हैं मन में जब किसी जगह का पहले से ही डर बैठा हो तो वहाँ जरा सी आहट भी डरावनी प्रतीत होती है। ये तो इतने सारे चमगादड़ों का समूह था। सबसे आगे अमन खड़ा था। वह इन सब चीजों को बहुत नजदीक से महसूस कर सकता था, इसलिए उसने महसूस किया जैसे उसका शरीर दबसा रहा है। उसने तुरंत विनोद और बाकी मजदूरों को पीछे हटने को कहा। विनोद ये सब देख कर बोला, सर आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? नहीं विनोद, अभी अंदर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस की है। मैं तो किसी तरह अंदर चला भी जाता, लेकिन तुम सब सुरक्षित नहीं हो। कल मैं तुम सबको अभिमंत्रित रक्षा सूत्र दे दूंगा, तब तुम इस महल में जा सकोगे। अभी तो केवल किले और इस महल के बाहर ही थोड़ा बहुत काम करेंगे। ये कहकर अमन ने फिर से महल का दरवाजा ज्यों का त्यों बंद कर दिया। विनोद सभी मजदूरों से किले के अंदर उग आई झाड़ियां साफ करवा रहा था। तभी शाम हो गई। अमन ने सभी को वापस चलने को कहा, क्योंकि शाम को वहाँ रुकना सही नहीं था। जब सभी लोग वापस जा रहे थे तो अमन हाथ धोने चला गया। इतने विनोद और मजदूर ने मिलकर किले का दरवाजा बंद कर दिया। रास्ते में चलते हुए विनोद ने अमन से कहा, सर मुझे लगता है ये अफवाह ही उड़ाई गई है कि किले में भूतों का वास है। मुझे तो वहाँ सब ठीक ठाक ही लग रहा था। उसकी बात सुनकर अमन उसकी ओर देख कर मुस्कुरा उठा। उसे इस तरह हंसते हुए देख कर अमन बोला, विनोद ऐसा है, कल नए पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी होगी। क्यों सर, आज ही तो 6 टैंकर मैं अपने साथ लाया था। आज तो पानी का कोई काम भी नहीं हुआ, तो फिर पानी क्यों मंगवाना पड़ेगा? विनोद उत्सुकता से बोला। हाँ विनोद, क्योंकि पानी के सारे टैंकर खाली पड़े हैं। क्या? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ कुछ तो ठीक है, यहाँ कुछ तो है, क्योंकि हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं आया। फिर पानी के टैंकर खाली कैसे हो गए? और जब मैंने महल का दरवाजा खोला था तो एक तेज बदबू के झोंके के साथ मुझे कुछ भयंकर आत्माओं का एहसास हुआ था। इसलिए मैंने तुम सबको पीछे हटने को बोला। इस तरह बातें करते हुए वो किले से नीचे
उतर आए और वहाँ सब गांव वाले बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। उनको आता देख कर गांव वाले चिल्लाने लगे, वो देखो वे लोग आ गए। अमन उन सब में से दो चारों के चेहरे पहचानता था, क्योंकि वो सुबह उसे चाय की दुकान पर मिले थे। उन्होंने ही अमन को हरिहर के विषय में बताया था कि वो जानता है उस किले में ऐसा क्या हुआ था जिससे वो शापित हो गया। अमन ने उन्हें देख कर कहा, हरिहर काका कहाँ मिलेंगे, कहानी अभी जारी है। जब अमन हरिहर काका के विषय में पूछ रहा था तो गांव वालों में से एक ने पूछा, क्यों साहब जी, कुछ दिखाई दे गया क्या? हम तो आपको पहले ही कह रहे थे कि ये किला शापित है। यहाँ जो भी इस किले के आस पास गया है उसे झाड़ फूंक और ओझाओं की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अरे चाचा, आप झाड़ फूंक की चिंता मत करें, क्योंकि मैं स्वयं ही ये सब काम बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। मुझे स्वयं आत्माओं का साक्षात्कार होता है। आज सुबह ही मुझे वो गमछू दिखाई दिया था, वो किसी को ढूंढ रहा था, और जिस भंवरी किन्नर की बात आप कर रहे थे वो तो मुझसे रास्ते में ट्रेन में ही मिल चुकी है। भंवरी बाई सा आपको दिखी थी, साहब बच कर रहना, उससे बड़ी बुरी आत्मा है, जिसके भी पीछे पड़ जाती है उसको साथ लेकर ही जाती है। कल्लू के बेटे के ऊपर आई थी, उसकी माँ ने झाड़ फूक से ठीक भी करवा दिया था, लेकिन सुना है शहर में जाने के थोड़े दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई थी। काका, यही तो जानना है कि वो भंवरी देवी ही थी या कोई और, क्योंकि जिसको मैंने देखा था वो तो बहुत ही अबोध और मासूम थी। मैं हरिहर काका से मिलना चाहता हूँ और ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि उस किले के महल में क्या हुआ था। हरिहर काका ने जो भी अपने पूर्वजों से सुना था बस वही बात जाननी है। ठीक है साहब, आज तो काका अपनी बेटी कि ससुराल में गए हैं, किसी की मौत हो गई थी, शायद रात को आ जाएंगे, आप कल सुबह उनसे बात कर लेना। ठीक है, ये कहकर अमन ने अपने साथियों के साथ हवेली की ओर चल दिया। शाम के 6 बज चुके थे। अमन को कल रात ठीक से नींद भी नहीं आई और आज भी सारा दिन बिजी रहा। अब उसे थकान महसूस हो रही थी। वह सबसे पहले गर्म गर्म पानी से नहाया। तरोताजा होने के बाद उसे लगा कि उसे भूख लग गई है। शाम का खाना हवेली की रसोई में तैयार था। अमन ने एक थाली मंगवा ली और भरपेट भोजन किया। सारा दिन का थका होने के कारण अमन को नींद आ रही थी। वह सोने के लिए उठा ही था कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई।
अमन ने पूछा कौन? सर मैं हूँ विनोद, जल्दी से खोलिए दरवाजा, आपको कुछ दिखाना है। विनोद की बहुत ही घबराई हुई आवाज सुनकर अमन दरवाजे की ओर लपका। जब दरवाजा खुला तो विनोद झट से अंदर आ गया। सर ये देखिए, उसके हाथों में उसका डिजिटल कैमरा था, वो उसमें कुछ दिखाना चाहता था। ओह ओह विनोद, तुम भी ना माना, तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, लेकिन अब मैं किसी भी तरह के फोटो देखने के मूड में नहीं हूँ। मैं अब सोना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं आपको फोटो दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको बताने आया हूँ कि दोपहर को जितनी भी किले की फोटो खींची थी वो सब सफेद आई है। मतलब उसमें किले के अंदर की जो भी चित्रकारी थी, नक्काशी थी, सब ब्लैंक हो गया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सर, मैंने कुछ तस्वीरें किले के बाहर आसपास की ली थी, वो तो ज्यों की त्यों है, लेकिन किले के अंदर की सभी तस्वीरें ब्लैंक हो गई हैं। शायद तुम सेव करना भूल गए होंगे। नहीं सर, ये देखिए, एक तस्वीर मैंने 2 मजदूरों की ली थी, उनके पीछे बहुत ही अच्छी नक्काशी एक दीवार पर थी, लेकिन उसमें दोनों मजदूर तो दिखाई दे रहे हैं, पर ना तो पीछे की वो दीवार है ना वैसा वातावरण। अब तो मानोगे विनोद कि वो किला शापित है। शायद वहाँ रहने वाली आत्माएं नहीं चाहती कि उस किले का स्वरूप दुनिया के सामने आए। जब ही मैं कहूँ कि पूरे इंटरनेट पर बस किले के बाहर की तस्वीर है, लेकिन अंदर की एक भी तस्वीर नहीं है। शायद हमसे पहले भी लोगों ने तस्वीरें लेने की कोशिश की होंगी। कोई बात नहीं विनोद, मैं आज एक विशेष साधना करने वाला हूँ, उसी में तुम सबके लिए रक्षा सूत्र बनाए जाएंगे। अब तुम भी जाकर आराम करो, और हाँ, मजदूरों में ये बात नहीं फैलनी चाहिए, वो पहले ही डर डर काम कर रहे हैं। अगर वो भाग गए तो मजदूरों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा, ये कहकर विनोद चला गया। अमन ने सोचा, मोबाइल में अलार्म लगा लेता हूँ, रात 12 बजे का मुझे विशेष पूजा करनी पड़ेगी, तभी रक्षा सूत्र बन पाएंगे। उसने मोबाइल देखा तो रात के 7:30 बज चुके थे। राजस्थान का छोटा सा गांव था नवलगढ़। बहुत जल्दी ही सन्नाटा पसरा जाता था चारों ओर। और फिर ये तो पोह का महीना चल रहा था, हाड़ कंपने वाली ठंड पड़ रही थी। अमन को भी सर्दी लग रही थी, इसलिए वो जाकर रजाई में दुबक गया। लेटे लेटे वो सोच रहा था कि हो सकता है महल व किले में किसी डाकिनी का पहरा हो, क्योंकि डाकिनियां हमेशा अपने स्थान को और अपने आप को छुपाने का प्रयत्न करती हैं। और जिस प्रकार से महल से बदबूदार भभका उठा था, उससे तो यही लगता है महल में जरूर किसी डाकनी का वास है। भंवरी को जिस प्रकार गांव वाले बुरी आत्मा बता रहे हैं, वो बुरी आत्मा नहीं लगती।
एक भोलापन और बेचैनी सी थी उसके चेहरे पर, और ना ही ऐसी कोई बदबू का एहसास ही हुआ उसे। ये सब सोचते सोचते उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। थोड़ी ही देर बाद अमन को लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा एक औरत जिसने वो राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी, वो धीरे धीरे उसके पलंग के पास आ रही थी। अमन ने कमरे में हो रही मध्यम रोशनी में देखा वो भंवरी ही थी। अमन हैरान हो रहा था क्योंकि उसे बाहर से विनोद की आवाज आ रही थी। वह ये सोच रहा था कि अगर विनोद जाग रहा था तो भंवरी अंदर कैसे आई। वह धीरे धीरे उसके पलंग के पास आ गई। उसे लगा जैसे वो सुबक रही है। तुम रो क्यों रही हो भंवरी, कहानी अभी जारी है। अमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर से कोई जवाब ना मिलने के कारण अमन ने एक बार फिर से पूछा, भंवरी बाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सुबह क्यों रही हैं? देखा साल होगा कैसी कैसी बातें करे म्यारे वास्ते। कैसी बात? यूं ही के मैं एक बुरी औरत हूँ, मैं सबने अपने संगा ले जाऊँ। औरत और मैं, अचानक से भौरी हंसते हंसते रोने लगी। तुम ही मुझे बता दो कि क्या हुआ है महल में। न साथे कल उस आदमी से भी मिल लो, वो जो बोले वह भी सुन लीजो। फिर मैं तन ने बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म किए हैं दुनिया वालों ने। ठीक है भंवरी देवी, मैं कल हरिहर काका के पास ही जाऊंगा उनसे सारी बात पूछने जो उनके दादा परदादा ने उन्हें बताई होंगी। लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि कल रात के बाद से मैं जब भी तुम्हें बुलाना चाहूँ तुम्हें आना होगा। जी साथे यो लालटेन इस खिड़की पे रख दीजो, मैं समझ जाऊंगी ते मन ने याद करो। ठीक है भंवरी बाई, एक बात और साथ है सब संभल कर काम की जो महल के आसपास, क्योंकि बहुत बुरी बुरी आत्माओं का वास है बटे। मैं सभी के लिए विशेष पूजा करके रक्षा सूत्र बनाऊंगा और महल को भी अभिमंत्रित कर दूंगा। मुझे भी एहसास हो गया था कि महल में भी कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत बुरी और शक्तिशाली है। एक नहीं 7 आत्माएं हैं, सब जो किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगी। मुझे पता है भंवरी, उन सब का एहसास मुझे हो गया था आज ही जब मैंने महल का दरवाजा खोला था। अमन ने देखा भंवरी उस खिड़की के पास गई जहाँ लालटेन रखी हुई थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके जाते ही अमन एकदम से हड़बड़ाकर अपने पलंग पर उठ बैठा। उसने मोबाइल में टाइम देखा, रात के 11 बज चुके थे। उसने घड़ी से अलार्म हटा दिया और उस विशेष पूजा के लिए उठकर एक बार फिर से नहाने चला गया। नहाते हुए वो सोच रहा था कि भंवरी के होने का एहसास मुझे ही होता है,
क्योंकि जब मैं भौरी से बात कर रहा था तो मुझे बाहर विनोद की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह वर्करों से कुछ कह रहा था। अगर ये किसी की चाल है कि वह यहाँ काम ना करें तो फिर वो भौरी बाई विनोद को भी दिखाई देती। अब तो बस सब पता लगा कर ही रहूँगा। अमन फटाफट नहा कर बाहर आया। उस समय उसने एक लाल रंग का चोगा सा पहन रखा था। ये उसके विशेष पूजा के कपड़े थे। उसने एक चौकी पर माँ दुर्गा की स्थापना करके दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति लगा दी और उसके आगे एक देसी घी का दिया जलाकर एक लाल आसन पर उस चौकी के बिल्कुल सामने बैठ गया और मंत्रोच्चारण करने लगा। उसने विधि विधान से पूजा संपन्न की और चौकी पर रखे हुए मोली को धागे से रक्षा सूत्र बनाने लगा। उसने तकरीबन 50 रक्षा सूत्र तैयार कर लिए थे, क्योंकि वो जिन मजदूरों को अपने साथ लाया था उनके जान की जिम्मेदारी उसकी ही बनती थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो आगे आला अधिकारी को जवाब उसे देना पड़ता। इस सब काम में उसे 2 घंटे लग गए। रात का 1 बज चुका था। अमन का रोम रोम थकान की गवाही दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने कपड़े बदले और अपने नाइट सूट में जाकर बिस्तर में घुस गया। थोड़ी ही देर में उसके नथुने खर्राटे ले रहे थे। सुबह हो चुकी थी। विनोद की भी नींद आज लेट खुली थी। उसने देखा 7 बज चुके थे। वह एक बार तो अमन को जगाने जा रहा था, लेकिन फिर सोचा कि सर रात को भी कोई विशेष पूजा का जिक्र कर रहे थे, कहीं वो पूजा की होगी तो देर से सोए होंगे, इसलिए अभी जगाना ठीक नहीं है। इसलिए विनोद नहा धोकर तैयार हो गया और मजदूरों को तैयार होकर किले की ओर चलने को बोलकर वह पानी के टैंकरों की व्यवस्था करने चला गया। ये कोई शहर तो था ही नहीं, जो फोन कर दिया तो काम हो गया। पिछड़ा हुआ गांव था। यहाँ बिजली ही 2-4 घरों में थी या फिर इस हवेली में थी, क्योंकि यहाँ बाहर से यात्री आकर ठहरते थे। इसलिए कमरों को सुख सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए बिजली का प्रबंध किया गया था। अमन को विशेष कमरा मिला हुआ था, जिसमें बाथरूम में गीजर वगैरह सब था। कल उन मजदूरों में से एक को कुछ काम था तो वो अमन के कमरे में आया था। उसको विनोद ने ही भेजा था ताकि वो अमन के आने से पहले सब देख ले कि सारी व्यवस्था ठीक है या नहीं। उसका गलती से हाथ गीजर के बटन पर पड़ गया और जब नल से उसने हाथ धोए तो हैरान रह गया कि इतने कड़ाके की ठंड में भी ये गर्म पानी कैसे आ रहा है नल से। वह बाहर आया और अपने साथियों से बोला, भाइयों ये हवेली तो जादू करती है, यहाँ नल खोलो तो गर्म पानी आता है। विनोद ये सब सुन रहा था तो विनोद ठठा कर हंस पड़ा और बोला, अरे कोई जादू वादू नहीं है, यहाँ अमन सर के कमरे में गर्म पानी करने की मशीन लगी हुई है। तब जाकर उस मजदूर को इस बात का भेद लगा। लोग वास्तव में पिछड़े हुए थे। जब ही अमन को भी शक हुआ कि कहीं भूत प्रेत की आड़ में कोई गोरख धंधा तो नहीं हो रहा है किले में, लेकिन अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। विनोद पानी के टैंकरों की व्यवस्था करके जब हवेली लौटा तो मजदूर किले की ओर जा चुके थे और अमन उठ चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही अमन बोला, विनोद सारे मजदूर कहाँ चले गए? सर मैंने
तो उन्हें किले की तरफ भेज दिया है। ओहो विनोद, उनको मुझे ये रक्षा सूत्र बांधने थे। चलो ऐसा करो, तुम ये रक्षा सूत्र ले जाओ और जल्दी से काम शुरू करने से पहले ये सब उनकी बाजुओं पर बांध देना, और मैं हरिहर काका से मिलकर साइट पर पहुंचता हूँ। विनोद रक्षा सूत्र लेकर जल्दी से किले की ओर रवाना हो गया और अमन हरिहर काका से मिलने चल पड़ा। ये कहानी यहीं तक। आगे की कहानी अगले पार्ट में शुरू होगी।